देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग रहीम दास का जीवन परिचय पढ़ेंगे। इस वीडियो में रहीम दास का जीवन परिचय पढ़ेंगे। आप देखिए, रहीम दास का जन्म सन 1556 ईस्वी में, जन्म स्थान लाहौर, मृत्यु सन 1627 ईस्वी में। पिता का नाम बैरम खां, भाषा ब्रज भाषा है। पूरा नाम इनका अब्दुल रहीम खान खाना है। आप रहीम का नाम सुने होंगे। इनका बचपन का पूरा नाम जो था वो अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म सन 1556 ईस्वी में लाहौर, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, हुआ था। इनके पिता का नाम बैरम खां था, जो कि मुगल बादशाह अकबर के संरक्षक थे। किन्हीं कारणवश अकबर इनके पिता से असंतुष्ट हो गया और उन पर देशद्रोह का आरोप लगा करके उन्हें हज करने के लिए मक्का भेज दिया। रास्ते में उनके एक शत्रु मुबारक खां ने उनकी हत्या कर दी। बैरम खां की हत्या के बाद अकबर ने रहीम और उनकी माता को अपने पास बुला लिया और रहीम की शिक्षा दीक्षा का उचित प्रबंध किया। रहीम बड़े कुशाग्र बुद्धि के थे। उन्होंने बहुत शीघ्र ही हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, तुर्की आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। उनकी योग्यता को देख करके अकबर बहुत प्रभावित हुआ और उनको अपने दरबार के 9 रत्नों में, मतलब अकबर के दरबार में 9 कवि थे, दरबारी कवि, जिनको 9 रत्नों के नाम से जाना जाता था। तो 9 रत्नों में अपने स्थान दिया। मतलब कि अकबर जो है रहीम को अपने दरबार में ही स्थान दिया। ये अपने नाम के अनुरूप अत्यंत दयालु प्रकृति के थे। मुसलमान होते हुए भी ये श्री कृष्ण के भक्त थे। ये बड़े दयालु, बड़े उदार प्रकृति के व्यक्ति थे। मुस्लिम होते हुए भी ये बड़े ही सच्चे श्री कृष्ण भक्त थे। गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन थे। गोस्वामी तुलसीदास से इनकी गहरी मित्रता थी। मतलब ये गोस्वामी तुलसीदास के बड़े घने मित्र थे। इनका अंतिम समय विपत्तियों से घिरा रहा और सन 1627 में इनकी मृत्यु हो गई। मतलब अंतिम समय में इनका जीवन विपत्तियों से भरा रहा और 1627 ईस्वी में ये स्वर्गवासी हो गए। इनकी साहित्यिक जो सेवाएं हैं, साहित्य में इन्होंने जो योगदान दिया है, करें कि पिता बैरम खां अपने युग के अच्छे नीतिज्ञ एवं विद्वान थे। मतलब इनके पिता जो थे बैरम खां, वो अपने समय के बड़े विद्वान और बड़े कुशल नीतिज्ञ थे। अतः बाल्यकाल से रहीम को साहित्य के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ। बचपन से ही रहीम में साहित्य के प्रति प्रेम जागृत हो गया। योग गुरुओं के संपर्क में रहकर इन्होंने अनेक काव्य गुणों को अर्जित किया। योग गुरुओं के संपर्क में रहने के कारण इनके अंदर काव्य सृजन की प्रतिभा जागृत हुई। इन्होंने कई ग्रंथों का अनुवाद किया तथा ब्रज, अवधी और खड़ी बोली में कविताएं लिखी। अनेक ग्रंथों का इन्होंने अनुवाद किया। खड़ी बोली और अवधी, ब्रज में इन्होंने कविताएं लिखी। इनके नीत के दोहे तो सर्वसाधारण की जिह्वा पर रहते हैं। मतलब कि नीत के जो दोहे इनके हैं, रहीम के जो दोहे हैं, वो सामान्य व्यक्ति भी हमेशा गुनगुनाता रहता है। उसकी जिह्वा पर हमेशा इनके दोहे जो है वो गूंजते रहते हैं। दैनिक जीवन की अनुभूतियों पर आधारित दृष्टांतों के माध्यम से इनके कथन सीधे हृदय पर चोट करते थे। इनके जो कथन होते थे वो दैनिक, मतलब जीवन की अनुभूतियां, लोगों की दिनचर्या से
प्रेरित दृष्टांतों पर आधारित होते थे। मतलब जो मानव जीवन में घटित होने वाली रोज की घटनाएं होती थी उन पर वो आधारित होते थे, और इसलिए वह जो है अत्यंत हृदयग्राही होते थे, हृदय पर सीधा उनका प्रभाव पड़ता था। इनकी रचना में नीति के अतिरिक्त भक्ति और श्रृंगार की भी सुंदर व्यंजना दिखाई देती है। मतलब नीति के जो दोहे हैं उनके अतिरिक्त इन्होंने भक्ति और श्रृंगार की भी रचनाएं की हैं। इन्होंने अनेक ग्रंथों का अनुवाद भी किया है, अनेक ग्रंथों का इन्होंने अनुवाद किया है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली एवं बरबे नायिका वर्णन भेद। मतलब इनकी जो रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं जो हैं, उसमें रहीम सतसई प्रमुख है। रहीम सतसई में नीति के दोहों का संकलन किया गया है। जो इनका रहीम सतसई है उसमें नीति के दोहों का संकलन किया गया है। इनमें लगभग 300 दोहे प्राप्त हुए हैं। मतलब वर्तमान में इनमें लगभग 300 दोहे प्राप्य हैं, बाकी अप्राप्य हैं। दूसरी रचना इनकी जो है मदनाष्टक। मदनाष्टक में श्री कृष्ण एवं गोपियों के प्रेम संबंधी लीलाओं का सरस चित्रण किया गया है। भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे ये, तो श्री कृष्ण और गोपिकाओं की लीलाओं का इन्होंने सुंदर वर्णन इस ग्रंथ मदनाष्टक में किया है। और अगली जो रचना इनकी है रास पंचाध्यायी, ये श्रीमद् भागवत पुराण के आधार पर लिखा गया ग्रंथ है, जो अप्राप्य है, जो इस समय उपलब्ध नहीं है। मतलब श्रीमद् भगवत गीता को आधार बना करके रास पंचाध्यायी की रचना इन्होंने की, लेकिन वह इस समय जो है वो क्या है, अप्राप्य है, इस समय ये उपलब्ध नहीं है। आगे कह रहे हैं कि मदनाष्टक नहीं, बरवय नायिका भेद में नायिका भेद का वर्णन बरवय छंद में लिखा गया। नायिका भेद का वर्णन जो है क्या किया गया, बरवय छंद में किया गया है। भाषा शैली इनकी जो है कह रहे रहीम जन साधारण में अपने दोहों के लिए प्रसिद्ध थे। मतलब कि रहीम की प्रसिद्धि जो है वो जन साधारण में होती थी। मतलब ये सामान्य लोगों में गिने जाते थे। मतलब इनका कोई ऐसा नहीं था कि बहुत दुरूह हो, मतलब लोगों के बीच मिलने वाले एक कवि थे। पर इन्होंने कवित्व, सवैया, सोठा तथा बरवे छंदों में भी सफलता प्राप्त की। मतलब दोहे तो इन्होंने लिखा ही है, क्योंकि जनसाधारण की जीवा पर इनके दोहे रहते हैं। इनको कवित्व, सवैया, सोरठा, वरवय छंद में सफल काव्य रचना की है। मतलब इनको उससे भी प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। इन्होंने ब्रज भाषा में अपनी रचना, काव्य रचना की। इनकी जो काव्य रचना है वो किस भाषा में है, ब्रज भाषा में। इनके ब्रज का रूप सरल, व्यवहारिक, स्पष्ट एवं प्रवाहपूर्ण है। इनकी जो ब्रज भाषा है वो प्रवाहपूर्ण है, वो सरस है, रस से युक्त है, मतलब नीरस नहीं है। इनकी रचनाओं को पढ़ने से मनुष्य कभी ऊबता नहीं है। आगे कह रहे हैं कि इन्होंने कई भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया था। ये कई भाषाओं के जानकार थे, इसलिए इनकी काव्य भाषा में विभिन्न भाषाओं के शब्दों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। मतलब ये कई भाषाओं के जानकार थे, इसलिए इनकी रचनाओं में तमाम भाषाओं का जो है क्या होता है, प्रयोग दिखाई पड़ता है। अवधि में ब्रज भाषा के शब्द भी मिलते हैं। मतलब इनकी जो अवधि की रचना है उसमें ब्रज भाषा के शब्द मिलते हैं, पर अवधि के ग्रामीण शब्दों का भी खुलकर प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा के शब्द तो मिलते ही हैं, अवधि के जो ग्रामीण भाषा के, गंवई भाषा के जो शब्द हैं उनका भी इन्होंने खुल करके प्रयोग किया है।
इन्होंने मुक्तक शैली में काव्य सृजन किया, मतलब इनकी शैली, काव्य शैली क्या है, मुक्तक काव्य शैली है। इनकी यह शैली अत्यंत सरस, सरल एवं बोधगम्य है। मतलब इनकी शैली जो है वो सरस, सरल और बोधगम्य है। लोगों के हृदय पर इसका प्रभाव जो है वो पड़ता रहता है। तो इस प्रकार रहीम का जीवन हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा है। तो आप लोग अगले वीडियो में रहीम के जो दोहे हैं उनको पढ़ेंगे। आप जीवन परिचय अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसको तैयार करेंगे। केवल लिखने से कुछ नहीं होने वाला है, लिख करके आप होमवर्क भेजेंगे और उसके बाद उसे जो है तैयार कर लेंगे। आपको बिल्कुल कंप्लीट तैयार होना चाहिए, तभी आपके इस पढ़ाई का जो है, इस पढ़ने का कोई अर्थ निकलने वाला है। तो हम लोग वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। चलिए, नमस्कार।